हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। जैसे कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम सबसे पहला टॉपिक क्या शुरू करने वाले हैं, जेनेटिक्स। ऑल्दो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये टॉपिक काफी टफ लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग बहुत इसको इतना आराम से या फिर इतनी इजी तरीके से हम लोग इसको लेके चलेंगे, आपको टफ नहीं लगेगा। बेसिक बेटा देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ सबसे ज्यादा मेन रूल क्या है, टर्मिनोलॉजीज का। ठीक है, तो हमें ज्यादा फोकस करना होगा टर्मिनोलॉजीज पे। अगर आप टर्मिनोलॉजीज को बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे, फिर मक्खन के जैसे चैप्टर निकलेगा, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम लोग ये चैप्टर जेनेटिक्स। देखो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखा है। जेनेटिक्स होता क्या है? कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, हमारे पास क्या है कि जेनेटिक्स क्या है? कलेक्टिव स्टडी है हेरिडिटी और वेरिएशन का। क्या होता है हेरिडिटी, क्या होता है वेरिएशन, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक और डेफिनेशन है इसके लिए। What? It is the branch of science which deals with inheritance and variation. कोई नहीं पूछेगा, जेनेटिक्स का डेफिनेशन नहीं पूछता है। ठीक है, लेकिन मुझे टॉपिक शुरू करना है तो विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन फर्स्ट। फिर आप पूछ सकते हो सर आपने क्या लिखा है यहाँ पे, हेरिडिटी लिखा है, आपने यहाँ पे फिर इनहेरिटेंस लिखा है, दोनों अलग अलग क्यों लिखा? मैं बोलता हूँ दोनों क्या होता है, अलग नहीं है, दोनों सेम है। हेरिडिटी इज ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेंस। ठीक है, चलो चलिए, आपके स्टैंडर्ड 12 में जेनेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। देखो, हम लोगों ने जेनेटिक्स वाले डेफिनेशन में इसके बारे में बात किया था ना कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन का कलेक्टिव स्टडी है कौन? जेनेटिक्स। लेकिन जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास 12th में, वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। दैट मींस व्हाट कि इनहेरिटेंस और वेरिएशंस पे कौन कौन से प्रिंसिपल बेस्ड है, या फिर मेंडल जिसको बोला जाता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, दैट इज द मेंडल इज नोन एज व्हाट, द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो मेंडल ने ऐसा क्या किया था, ऐसा कौन कौन सा प्रिंसिपल यूज किया था किसमें? इनहेरिटेंस और वेरिएशंस को समझने के लिए या फिर जेनेटिक्स को समझने के लिए। ठीक है, आ जाओ मैं इसका मतलब समझाता हूं आपको। इनहेरिटेंस और वेरिएशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। बेटा देखो, इनहेरिटेंस कुछ नहीं होता है, इट इज, इसको अगर आप बोलोगे ये स्प्लिट कर दो ना टर्म। इनहेरिट का मतलब क्या होता है? टू गेन और टू एक्वायर। सही है, टू गेन और टू एक्वायर है ना। इनहेरिट का मतलब होता है कि आपको कुछ मिला या आपने कुछ एक्वायर किया। क्या? व्हाट? क्वेश्चन उठता है क्या? आइए डेफिनेशन समझते हैं। दिस इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस by which characters get transferred from one generation to another। देखो यहां पे मैंने अभी एक और लाइन लिखा है, ठीक है ना, मैं इसके लिए एक और लिखूंगा, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है ना। अब देखो मैंने ये क्यों नहीं लिखा पहले? मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अब इजी हो जाएगा आपके लिए समझना कि वन जनरेशन टू अनदर मतलब फादर टू नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज दी पेरेंट टू नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्या है? हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन है, न्यू इंडिविजुअल इसको मैं लिख सकता हूं, है ना। मैंने क्या लिखा है सर? न्यू इंडिविजुअल। तो हमारे पास क्या हुआ? मैंने यहां पे क्या स्प्लिट किया था कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ? मैंने स्प्लिट कर दिया, इनहेरिट को मैंने वर्ड को यूज किया। इनहेरिट का मतलब क्या होता है? टू गेन और एक्वायर। टू गेन और एक्वायर व्हाट? टू गेन और एक्वायर कैरेक्टर। कहां से कहां तक? पेरेंट्स टू नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग, नेक्स्ट जनरेशन। क्लियर बेटा? आइए इसको नोट कर लो जल्दी। चलो नेक्स्ट we're talking about the variation। हटा दो इसे। देखो वेरिएशन क्या होता है?
इट इज द डिग्री ऑफ चेंज फ्रॉम पेरेंट्स, है ना। हमारे पास क्या है, इट इज व्हाट, द डिग्री ऑफ चेंज फ्रॉम पेरेंट्स। किस चीज में डिग्री में, किस चीज का डिग्री, कैरेक्टर्स में, है ना। हमारे मैं एग्जांपल लेता हूं कि जैसे कि मैं और मेरे फादर या फिर आप और आपके फादर बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं होंगे, क्लोन नहीं होंगे। क्यों? वी आर द रिजल्ट ऑफ व्हाट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है। तो अपने पास क्या हो रहा है कि आप बोल रहे हो कि डिग्री ऑफ चेंज, तो डिग्री ऑफ चेंज क्या होता है, दैट कंटेनिंग स्लाइटली डिफरेंट कैरेक्टर्स, है ना, स्लाइटली डिफरेंट वेरिएशंस। उसको मैं बोल सकता हूं क्या, इसको एक और टर्म से समझ सकते हैं। वो कौन सा टर्म है, आ जाओ देखते हैं। अब देखो मैं इसको बोल सकता हूं, it is the degree of variation, variation बोल दो, degree of change between offspring of same parents। देखो बेटा, हमने क्या किया, मैंने ये जो डेफिनेशन लिखा, ये मैंने क्या लिखा, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में जो चेंजेस आता है, ठीक है। ये जो मैंने डेफिनेशन लिखा, यहां पे क्या लिखा मैंने, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में जो चेंजेस हमें दिखा, उसको हमने क्या बोल दिया, वेरिएशन बोल दिया। क्लियर। अब इस वाले डेफिनेशन में हमने क्या लिखा, इट इज द डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ चेंज बिटवीन ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम पेरेंट्स, सिबलिंग्स, है ना। हमारे भाई बहनों में जो हमारे चेंजेस आते हैं, है ना, उसको क्या बोल सकते हैं, उसको भी वेरिएशन बोल सकते हो। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो इसको। अच्छा, देखो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, इस चैप्टर को बेसिकली 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, बट जस्ट लाइक योर एनसीईआरटी, ठीक है ना। और हम लोग क्या करेंगे, सब टॉपिक्स में क्या करेंगे, उसको डिवाइड करके उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है, आइए देखिए। तो हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक आता है, हमने क्या किया है, इसे 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या है, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सेकंड वन इज ठीक है। हमने इस तरह करके क्या किया है, इसे 6 डिफरेंट सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। द लास्ट वन इज व्हाट, जेनेटिक डिसऑर्डर। थोड़ा इजी होगा, है ना। हमने क्या किया, इसे डिवाइड कर दिया है, तो थोड़ा इजी हो जाएगा समझना चीजों को, कि हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे, वो ज्यादा इजी होगा। ठीक है ना, ऐसा बहुत ज्यादा कंबाइन कर दूंगा मैं, तो आपके लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। आ जाओ देखो, तो हमने क्या किया, 6 टॉपिक्स में डिवाइड किया। कौन कौन सा, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, म्यूटेशन और जेनेटिक डिसऑर्डर, है ना। यहाँ पे सेक्स डिटरमिनेशन हम लोग ह्यूमन बीइंग्स से भी करेंगे, ठीक है। और कुछ इंसेक्ट्स में भी आपके बुक में दे रखा है, उसके बारे में बात होगी। आ जाइए, तो हम लोग सबसे पहले टॉपिक्स नहीं शुरू करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले शुरू करने वाले हैं टर्मिनोलॉजीज के बारे में, क्योंकि मैंने अभी बोला था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है इसमें, टर्मिनोलॉजीज का अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि ये जो जेनेटिक्स चैप्टर है, जेनेटिक्स जो सेक्शन है आपके 12th के पास, तो प्रॉब्लम क्यों होती है, जैसे मैंने आपसे बोला था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि यार बहुत दिक्कत होती है सर इसमें,
क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि टॉपिक्स में क्या होता है कि बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज ऐसा यूज किया हुआ है कि जिसका मतलब आप नहीं समझ पाते हो, वहां से प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे? टर्मिनोलॉजीज। So let's start with the terminology. चलिए टर्मिनोलॉजी हम लोग ऑलमोस्ट 12 से 13 टर्मिनोलॉजी शुरू करेंगे। हाँ, और हम लोग एक एक पॉइंट वाइज हमने क्या करना है, सारे टर्म्स को अंडरस्टैंड करना है। आपको बेटा क्या करना है, साथ साथ उसको लिखते चलना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूं ताकि मैं सीक्वेंशियली आपको बता सकूं सारा टर्म्स। चलिए आइए, द फर्स्ट वन इज द क्रोमोसोम, सेकेंड वन इज जीन, homologous chromosome, heterologous chromosome, then locus, homozygous, heterozygous, phenotype, genotype, dominant, recessive, and the last one is the Punnett square. देखो बेटा, हमारे पास क्या है, मैंने पूरा सीक्वेंस में मैंने क्या लिख दिया, सारे टर्मिनोलॉजीज लिखे, ठीक है। सारे टर्मिनोलॉजीज को हम लोग एक बाय एक करके, वन बाय वन सारे टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है बेटा। ये दिक्कत है, ये अगर खत्म हो गया ना दिक्कत, तो फिर चैप्टर में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, क्रोमोसोम। ध्यान से, चलिए क्रोमोसोम के बारे में शुरू करते हैं। आपने देखा होगा क्लास 11 में, मैं थोड़ा सा क्लास 11 की तरफ चलता हूं, कि क्लास 11 में 2 चैप्टर है जहां पर क्रोमोसोम से हम लोगों ने डील किया है। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर है कौन सा, सेल। द सेकंड वन इज द सेल साइकिल इन द डिवीजन। थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो कि हम लोगों ने सेल में भी पढ़ा था क्रोमोसोम, और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में भी हमने क्या पढ़ा था, क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो अब वहीं से मैं कुछ कुछ कॉन्सेप्ट उठाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा 11 भी रिवाइज हो जाए और टॉपिक्स भी हम लोग क्या करना है, समझना है। आइए, तो क्रोमोसोम हम लोगों ने क्या देखना है, थोड़ा 11th में पार्ट लूंगा। अगर आपको क्रोमोसोम अगर आपने देखा होगा तो कैसा लगता है, क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिखता होगा, है ना। आपने देखा होगा, फिगर आपने देखा होगा क्या होता है, कुछ ऐसा होता है। लेकिन अगर मैं 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बताऊं तो बेटा देखो, ये क्या है, सेल है। दिस इज व्हाट सेल, दिस इज व्हाट न्यूक्लियस, ठीक है। अब हमें जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज फाइंड इनसाइड द न्यूक्लियस। हमें क्या देखना होता है कि यहां पे, और दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहां पे मिला, अंदर मिला। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हमने क्या बोल दिया, क्रोमैटिड। क्या बोला हमने, क्रोमैटिड, ठीक है। तो सर एक बात बताओ, क्रोमैटिड क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमैटिड और क्रोमोसोम में क्या अंतर है, ठीक है, बात कर लेते हैं। आइए, क्रोमैटिड क्या होता है कि आप जब न्यूक्लियस में देखोगे, अर्ली न्यूक्लियस में देखेंगे हम लोग, तो वहां क्या होता है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी आपको बताया, वो क्या होता है ना, बिल्कुल पजल्ड फॉर्म में रहता है ना, बिल्कुल क्या रहता है, बिखरा हुआ रहता है, ठीक है।
thread-like structure are present in scattered form. अगर thread-like structure scattered form में present है तो what we call this a chromatid. ठीक है सेक्शन में। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन है वो क्या है, क्रोमोसोम। अब देखो बेटा क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है ना, डीएनए रहता है। क्या होता है, डीएनए रहता है। ठीक है, आइए मैं बात करता हूं इस छोटे से सेक्शन के बारे में, है ना। मैं इस छोटे वाले सेक्शन को मैं थोड़ा इधर लेके आता हूं। अब देखो होता क्या है, देखना। देखो इस छोटे से सेक्शन से मैं बात कर रहा हूं, तो इस छोटे वाले सेक्शन से क्या निकला कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो मेरे पास पूरा क्रोमोसोम बना हुआ वो किससे है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हमने इसका नाम जान रखा है, इसे मैं बोलता हूं क्या, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन और क्रोमैटिड, है ना। हमने क्या बोला इसे, क्रोमैटिड बोला। लेकिन सर आपने डिफरेंस नहीं बताया क्रोमैटिड का और क्रोमोसोम का। और बता रहा हूं कि ये जो हमने क्या बोला कि स्कैटर्ड फॉर्म में अगर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो क्रोमैटिड बोलेंगे। लेकिन अगर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये कंडेंस्ड फॉर्म में, फुल्ली कंडेंस्ड फॉर्म में है तो हम लोग क्या बोल देंगे अब, क्रोमोसोम। है ना, हम क्या बोल देंगे सर, क्रोमोसोम। समझ आ गई बात। तो हमने क्या किया, यहां से एक छोटा सा सेक्शन निकाला। मैंने सुबह से उसको इलैबोरेट करके जूम करके दिखाने की कोशिश करी है इसे। अब इसमें होता है क्या, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि फुली कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, उसके अंदर क्या है, दिस इज व्हाट द कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। है ना, आप जब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, दैट द डीएनए इज रैप्ड ओवर द न्यूक्लियोसोम। है ना। तो अब हमने क्या देखा कि क्रोमोसोम किससे बना है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना है। लेकिन कैसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अगर मैं यहां पे चलो मैं यहां पे दिखाता हूं, ये जो मैंने यहां क्या था, स्कैटर्ड फॉर्म में था, ये क्या है, स्कैटर्ड फॉर्म में था। अब देखते हैं यहां पे क्या होगा, जैसे ही कंडेंसेशन शुरू होगा ना, these thread like structures condense to arrange them like this। ठीक है बात। देखिए अब थोड़ा और मैं डिस्कशन कर लेता हूं क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम जैसे एज यू ऑल नो कि हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46। ठीक है, हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46। दिस इज प्रेजेंट इन अ पेयर्ड फॉर्म। ये क्या होता है, पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। अगर मैं इसे आगे स्प्लिट करूं, अगर मैं इसे आगे स्प्लिट करता हूं तो कितने में टूट जाएगा, 22 पेयर प्लस 1 पेयर। These 22 पेयर, है ना, These 22 पेयर, इसे मैं बोल सकता हूं ऑटोसोम। ठीक है, ये जो 1 पेयर है इसे मैं क्या बोल सकता हूं, सेक्स क्रोमोसोम। दिस इज व्हाट द डिसाइडिंग फैक्टर, है ना। ये क्या करता है, डिसाइड करता है सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मेल और फीमेल। क्लियर हो गई बात। तो चलो हम लोगों ने क्या देख लिया, एक क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर देखा हमने, क्रोमोसोम के बारे में डिटेल स्टडी की। जस्ट राइट इट डाउन। नाउ लेट्स मूव। तो हमने क्या कर लिया, क्रोमोसोम के बारे में पढ़ लिया। क्रोमोसोम का चल क्या समझते हैं जीन के बारे में। जीन क्या होता है, आइए, जीन इज व्हाट इज सेगमेंट ऑफ डीएनए कंप्लीटली कोड फॉर आरएनए। हमारे पास एक सेंट्रल डॉगमा है, एक थ्योरी है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर 6। ठीक है, क्लास 12 के, ठीक है, यहां पे चैप्टर 6 में एक थ्योरी दे रखा है सेंट्रल डॉगमा।
इस थ्योरी में क्या है कि हमें प्रोसेस पता चलता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए। इज डीएनए डायरेक्टली फॉर्म प्रोटीन और देयर इज सम इंटरमीडिएट सेक्शन। सो इन दिस सेक्शन दैट इज द सेंट्रल डॉगमा, देयर इज व्हाट द डीएनए। डीएनए व्हाट मीन्स mRNA, and what is the function of mRNA? It makes what? Protein. ठीक है? There is two process, transcription, translation, वो हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। बस मैंने ये बताने की मुझे जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है the segment of DNA which completely code for RNA। क्योंकि कोई भी जीन अगर क्रोमोसोम पे है, ठीक है, तो that will express its character, वो खुद का कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा। तो वो कैरेक्टर अगर खुद का एक्सप्रेस कर रहा है तो कैसे करेगा कि उसके पास क्या है, this will what the mRNA, it will produce mRNA and mRNA will further form protein। anything हमारे बॉडी में कुछ भी होता है, किसी भी तरह का कैरेक्टर होता है, that can be expressed with the help of protein। वो प्रोटीन के हेल्प से क्या होता है, एक्सप्रेस हो पाता है। तो प्रोटीन बनाने का हमारे पास रास्ता क्या है, डीएनए से आरएनए बनाएंगे और आरएनए से प्रोटीन। तो दिस इज व्हाट डीएनए का हमारे पास जीन का क्या मतलब था कि ये क्या कर रहा है, डीएनए से आरएनए बना रहा है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, चलिए तो हमने क्या देखा जी। आगे ये क्रोमोसोम को हम देखते हैं कहां पे प्लेस करना है। दिस इज व्हाट द क्रोमोसोम है ना। अब मान लो कि हमारे पास क्या है, अंदर में क्या हमारे पास रहता है बेटा, ठीक है, ठीक है। अभी दिस इज व्हाट द जीन ए, दिस इज व्हाट जीन बी, है ना, पेयर्ड फॉर्म में रहता है ये। अब जीन ए दैट कंटेन्स सम कैरेक्टर्स लाइक हेयर कलर, ठीक है। जीन बी आई कलर, है ना। तो हमने क्या देखा, जीन ए और जीन बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हेयर कलर और आई कलर को। तो ये हेयर कलर और आई कलर रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस कैसे होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, डीएनए कोड्स आरएनए, है ना। आरएनए फिर क्या कोड करने वाला है, प्रोटीन कोड करेगा। इससे क्या होगा, ये जो हमारे पास जीन है, जो कैरेक्टर है, वो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस हो जाएगा। तो मैंने यहां पे लिखा है सेगमेंट। दिस सेगमेंट मींस व्हाट, दिस सेगमेंट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, व्हिच टाइप ऑफ कैरेक्टर इज गोइंग टू एक्सप्रेस। ठीक है, चलो आज नेक्स्ट, एलील क्या होता है। एलील क्या होता है, देखो बेटा हमने क्या देखा, ये हमारे पास क्या है, जीन। अब दिस इज व्हाट द क्रोमोसोम, हमारे पास क्या है, ये जीन है। अगर मैं बात करूं इसी जीन के ऊपर, अगर मैं बात करूं इस जीन के ऊपर पर्टिकुलर लोकेशन में, मैं पहले लोकस बता देता हूं, है ना। लोकस के बारे में बात कर लेते हैं। लोकस का मतलब क्या होता है ना कि एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, है ना। अब देखिए क्या हो रहा है कि मान लो दिस इज व्हाट द पैटर्नल जीन। पैटर्नल मतलब कम्स फ्रॉम फादर, एंड दिस इज व्हाट द मैटरनल जीन, दैट इज कम्स फ्रॉम मदर, है ना। अब देखो क्या हो रहा है इस वाले सेक्शन में, ये भी क्या है, जीन ए है, जो कि मदर के फॉर्म, मदर के साइड से हमें मिला है, ऐसे कर लो, ठीक है। ये आपके फादर के साइड से मिला है, इसको थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा देखते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट द मैटरनल एंड दिस इज व्हाट द पैटर्नल हमारे पास। अब देखो दिस इज व्हाट द जीन ए। जीन ए क्या हो रहा है, यहाँ पे जीन ए क्या था, हेयर कलर के लिए। तो हम क्या समझ रहे थे, अभी थोड़ा लोकस के बारे में बात कर रहे थे। आई तो लोकस क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन, एट पर्टिकुलर लोकेशन। अगर मान लो कि हमारे पास दो क्रोमोसोम है, दोनों क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट है, जीन भी प्रेजेंट है, और वो जो जीन प्रेजेंट है ये अगर पर्टिकुलर लोकेशन पे, सेम लोकेशन पे प्रेजेंट होगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि दिस इज प्रेजेंट ऑन अ सेम लोकस। ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है हमारे पास कि हम लोग हेयर कलर के बारे में बात कर रहे हैं, आई कलर के बारे में। तो एलील क्या होता है, इट इज व्हाट द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। यहां पे क्या था, इंफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर था, लेकिन एलील क्या होता है, दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, है ना। ये क्या हो जा रहा है, एक्सप्रेशन किसका, कैरेक्टर्स का एक्सप्रेशन हो जा रहा है कि हम कैरेक्टर को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, चलो यहां तक हम लोगों ने देख लिया व्हाट
क्रोमोसोम हो गया, एलील हो गया, जीन हो गया, लोकस हो गया। ठीक है, चलिए नोट डाउन। हटा दो, आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक आएगा? होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड हेटेरोलॉगस। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? होमोलॉगस एंड हेटेरोलॉगस। आ जाओ देखते हैं। होमोलॉगस क्या होता है और हेटेरोलॉगस क्या होता है, दोनों के बारे में डिस्कशन करनी है। आइए देखो बेटा, होमोलॉगस का मतलब क्या है? ये क्या है? क्रोमोसोम। ठीक है, this is what the maternal side, maternal chromosome. This is what the पैटर्नल क्रोमोसोम है ना। अब होमोलॉगस क्रोमोसोम का मतलब क्या हो रहा है? आप देखोगे यहाँ पे फिगर में, यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि अगर सेम जीन, हमने क्या देखा था कि इस वाले जगह पे हमारे पास जीन था, यहाँ पे क्या था? दिस इज व्हाट जीन है। यहाँ पे भी हमने क्या देखा? जीन ए। तो अब देखो ये जीन ए कर क्या रहा है? अगर सेम क्रोमोसोम पे, डिफरेंट क्रोमोसोम पे सेम जीन अगर सेम लोकस पे प्रेजेंट है, on different chromosome, if gene of same characters present on the same locus, है ना, तो वैसे टाइप ऑफ हम लोग क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, मतलब क्या बोल सकते हैं? इफ ऑन बोथ द क्रोमोसोम कैरेक्टर्स आर सेम। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है ना, क्रोमोसोम का पोजीशन होता है। क्रोमोसोम का क्या होता है? क्रोमोसोम का पोजीशन होता है 1 2 3 4 करके, है ना। तो अपने पास क्या हो रहा है कि मान लो ये सेकंड पोजीशन पे है, ये भी क्या है अपने पास? सेकंड पोजीशन पे। तो दोनों सेकंड पोजीशन पे है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर दोनों हेयर कलर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हेयर कलर। मतलब क्या हो रहा है? मैटरनल साइड से जो क्रोमोसोम हमें मिला, उसके सेकंड पोजीशन पे जो जीन ए प्रेजेंट है, वो रिजेंबल किसके लिए है? हेयर कलर। और जो पैटर्नल साइड से हमें क्रोमोसोम मिला, उसके भी सेकंड नंबर जीन पे क्या हो रहा है? हेयर कलर रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर सेम टाइप ऑफ कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन अ क्रोमोसोम दैट कम्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसे? होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, अब हम लोगों को क्या बात करना है? हेटेरोलॉगस के बारे में। हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम, तो हमने क्या बात किया कि अगर सेम लोकस पे, दोनों क्रोमोसोम के सेम लोकस पे अगर सेम कैरेक्टर अगर हमें रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो होमोलॉगस बोल रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे हेयर कलर था, यहाँ पे हेयर कलर नहीं होगा, स्किन कलर आ जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल देंगे उसको? हेटेरोलॉगस। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या डील कर लिया? हेटेरोलॉगस, होमोलॉगस, लोकस, एलील, जीन एंड क्रोमोसोम। किसी भी तरह की दिक्कत हमें क्या देख रहे हैं? होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो देखो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन में होता क्या है? ठीक है, हम लोगों ने अभी बात किया क्या? क्रोमोसोम्स के बारे में। क्रोमोसोम्स के बारे में हमारी बात हुई है। तो अगर सेम टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, एलील्स के बारे में, एलील्स के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या होता है एलील्स? अगर सेम लोकस पे, है ना, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे क्या होता है? जीन होता है, और सेम लोकस पे अगर कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो जाता है तो मैंने क्या बोला उसे? एलील। अब क्या हो रहा है कि इफ आइडेंटिकल एलील आर प्रेजेंट ऑन बोथ क्रोमोसोम, है ना, अगर आइडेंटिकल एलील है दोनों क्रोमोसोम के ऊपर, आइडेंटिकल एलील, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं टी और स्मॉल टी, है ना। देखो अब हो क्या रहा है, यहां पे देखिएगा कि हमारे पास टी का मतलब क्या हो रहा है? स्मॉल टी। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था किसके लिए? पी प्लांट में। और उन्होंने क्या किया था? उनके बहुत सारे उनके पास क्या होते हैं? कैरेक्टर्स आए, तो उनके पास बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स उन्हें ऑब्जर्व हुआ था। तो ये क्या है? स्टेम का हाइट है बेसिकली। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, दिस इज व्हाट द स्टेम हाइट।
ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं ताकि चैप्टर हमें में दिक्कत ना हो। अब देखिए क्या हो रहा है, स्टेम हाइट में क्या है हमारे पास, दो चीज है। अब सेम लोकस पे एलील प्रेजेंट है, अब इस एलील पे ये जो जीन है सेम लोकस पे, दिस इज व्हाट द जीन ए, और जीन ए में क्या हो रहा है, सेम लोकस पे प्रेजेंट है। अगर लेफ्ट हैंड साइड दैट इज द मैटरनल साइड एंड द पैटर्नल साइड दैट इज मदर साइड और फादर साइड से हमारे पास जो क्रोमोसोम आए हैं दोनों के पास, इसके पास क्या है, कैपिटल टी। कैपिटल टी का मतलब क्या हो रहा है, स्टेम का जो हाइट है, जो टॉल प्लांट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, टॉल प्लांट के बारे में, और ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉल प्लांट। अगर दोनों क्रोमोसोम के ऊपर जो हमारे पास एलील प्रेजेंट है और दोनों एलील के है आइडेंटिकल है, दैट व्हाट रिजेंबल्स द सेम कैरेक्टर, तो हम क्या बोलते हैं उसे, होमोजाइगस कंडीशन। क्लियर। नेक्स्ट आइए हेटेरोजाइगस। तो ये दो कंडीशन होता है, या तो दोनों में कैपिटल टी प्रेजेंट रहेगा या दोनों में क्या रहेगा, स्मॉल टी प्रेजेंट रहेगा, है ना। लेकिन दोनों में क्या होगा, सेम लोकस से प्रेजेंट होगा, आइडेंटिकल एलील्स। ठीक है। नेक्स्ट इज द व्हाट, हेटेरोजाइगस। जैसा कि हम लोगों ने अभी जस्ट अभी बात किया, ठीक है, हमने क्या देखा था कि इस वाले कंडीशन में क्या है, दोनों पे क्या था, सेम था, आइदर ये था आइदर स्मॉल टी था। लेकिन इस वाले कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं होगा, जस्ट अपोजिट। यहां पे क्या होने वाला है कि अगर ये स्टेम का हाइट रिजेंबल कर रहा है, दैट इज द कैपिटल टी स्टेम हाइट, इसमें क्या होगा, स्मॉल टी। ये क्या होता है, टॉल होता है, दिस इज व्हाट द डॉर्फ। डॉर्फ का मतलब शॉर्ट हाइटेड प्लांट। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देख लिया, होमोजाइगस कंडीशन और हेटेरोजाइगस कंडीशन हम लोगों ने डील कर लिया। अब हमारे पास एक दो और टर्मिनोलॉजीज, दो तीन टर्मिनोलॉजीज बचे हुए हैं, चलिए उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बस टर्मिनोलॉजीज को हमें क्या करना है, अच्छे तरीके से क्या करना है, उसे समझते हुए चलना है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, देखो क्या करना है। अब हमें क्या बात करनी है, फिनोटाइप और जीनोटाइप के बारे में। देखो ये फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप और जीनोटाइप जनरली क्या है, सबसे पहले मैं बात करूंगा फिनोटाइप के बारे में। देखिए फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप इज व्हाट द फिजिकल अपीयरेंस, जैसे मैं दिखता हूं, आप दिखते हैं, दिस इज व्हाट द फिजिकल अपीयरेंस। हमारे पास क्या है ना, फिजिकल अपीयरेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फिनोटाइप। फिजिकल अपीयरेंस को हमने क्या बोला, फिनोटाइप। जैसे कि क्या है, मान लीजिए कि मेरी हाइट बहुत लंबी है, ठीक है, आप लोग बहुत ज्यादा गोरे हो, दिस इज व्हाट दी फिजिकल अपीयरेंस, आप दिख कैसे रहो, है ना। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फिजिकल अपीयरेंस के बारे में क्या बोल देंगे, फिनोटाइप। लेकिन जीनोटाइप क्या होता है सर, जीनोटाइप होता है हमारा जेनेटिक मेकअप। दैट मीन्स ये जो हमारा फिजिकल अपीयरेंस आया वो किस वजह से आया, जेनेटिक मेकअप की वजह से, जीन्स के कॉम्बिनेशन की वजह से। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जीनोटाइप को क्या बोल सकते हैं, जेनेटिक मेकअप, है ना। मान लो जेनेटिक मेकअप में क्या हुआ, जेनेटिक मेकअप में बोला गया यार ऐसा जीन का कॉम्बिनेशन हुआ कि जो मेरा कलर है वो बहुत फेयर है, ठीक है, मेरा कलर बहुत ज्यादा क्या है, फेयर है, फेयर कलर मैंने लिखा, ठीक है। अब ये जो फेयर कलर है ये कैसा है मेरा, क्या है, फिनोटाइप है, फिजिकल अपीयरेंस है हमारा, है ना। तो ये जो जेनेटिक मेकअप है, आप इसमें हमारे फेयर कलर के लिए क्या हुआ, मदर फादर से क्या है, जीन्स आए, ठीक है, और वो कंबाइन किया, क्या आ गया, कलर आ गया, ठीक है। अब ये कैसा कलर है, फेयर कलर है, लेकिन ये कलर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो ये बोल सकती है जो कलर है वो रिस्पॉन्सिबल है, फिजिकल अपीयरेंस के रिस्पॉन्सिबल है, या फिर रिस्पॉन्सिबल के मैं अगर बात करूं रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो फिजिकल अपीयरेंस होता है या फिनोटाइप होता है वो बेसिकली डिपेंड किस पे करता है, हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है ना। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि मान लो कि मैं रूम पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा धूप में नहीं जा रहा हूँ, स्किन टैन नहीं हो रहा है ना। लेकिन ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जो वर्क प्रोफाइल है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट क्या करना होता है उन्हें कि बहुत ज्यादा धूप में उन्हें टाइम स्पेंड करना होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि बिल्कुल वो जो कंडीशन है या फिर वो जो पर्सन है, क्या उसका भी कलर हमेशा फेयर ही रहेगा, नहीं,
तो वहां पे क्या होगा, चेंजेस आ जाएंगे। वो क्या होगा, थोड़ा डल होगा, फिर थोड़ा डल होगा, फिर क्या हो जाएगा, थोड़ा ब्राउनिश कलर या आ जाएगा, या फिर बोल सकते हो थोड़ा सा उसका जो कलर है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, डल हो जाएगा। तो क्या वो जेनेटिक मेकअप को क्या करेगा, वो डिस्टर्ब करने वाला है। ये जो मैंने बोला एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, है ना, ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहा है फिजिकल अपीयरेंस पे, क्या वो जेनेटिक मेकअप को भी अफेक्ट करेगा? नहीं, है ना। जैसे ही उसका वर्क प्रोफाइल चेंज होगा, आप उसको, जैसे कि अभी क्वारंटाइन चल रहा है, लॉकडाउन है ना। अब इस लॉकडाउन में क्या हो गया है, सबका क्या हो गया है, कलर ऑलमोस्ट फेयर हो गया। क्यों? धूप में जाना नहीं, काम नहीं करना है। तो हमारा जैसे ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हुआ, हमारा जो फिनोटाइप है वो क्या होने लगा, थोड़ा सा सुधर गया। तो दैट मीन्स व्हाट, हम बोल सकते हैं फिनोटाइप डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑल्सो। ठीक है, चलिए आइए हमने क्या कर लिया, फिनोटाइप, जीनोटाइप, डोमिनेंट एंड रिसेसिव हमें करना है। ठीक है, डोमिनेंट क्या होता है? डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, दोज कैरेक्टर विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ। जैसे ये मान लो ये मैटरनल और ये पैटर्नल क्रोमोसोम, ठीक है ना। मैं अभी हाइट के बारे में बात कर रहा हूं। चलो, ये जो जीन है ये क्या कर रहा है, हाइट को रिजेंबल कर रहा है। ठीक है, ये भी क्या करे, हाइट को रिजेंबल करने वाला है। तो अब देखिए, जो हमारे पास हाइट की जो रिजेंबलेंस हो रही है जीन पे, अगर बोल सकता हूं कि ड्यू टू ये हमारे पास क्या रहता है, मैंने बताया था आपको, डीएनए है प्रेजेंट, है ना। अगर किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से ये जो जीन है इसमें क्या हो गया, ये डिफेक्ट हो गया, ये जीन क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया। ठीक है, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि अपने पास होता क्या है, ये जो जीन होता है, हमने क्या बोला था, जीन क्या बोला था कि सेगमेंट ऑफ डीएनए, वो क्या करना था, हमने क्या बोला था, सेगमेंट ऑफ डीएनए, और वो डीएनए से कंप्लीटली क्या कर रहा है, आरएनए बना रहा है, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तब जाके कोई भी कैरेक्टर क्या होता है, खुद को एक्सप्रेस कर पाता है। अब देखिए क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला, ये जो जीन, हाइट का जो जीन था वो डिफेक्ट हो गया। तो डिफेक्ट हो गया तो मतलब क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन हो गया इसमें, है ना। तो म्यूटेशन हो गया तो ये क्या कर पाएगा, ये जो कोडिंग जो हो रही थी, कोडिंग का मतलब डीएनए से आरएनए, आरएनए से जो प्रोटीन हो रहा था, अब ये कोड नहीं कर पाएगा। किस चीज के लिए, हाइट के लिए कोड नहीं कर पाएगा। तो अगर मैं एग्जांपल लूं, ये हाइट कैसा था, टॉल था, ये प्लांट कैसा था, ये जो जीन अपने पास आया था, मैटरनल जो जीन आया था वो कैसा था, टॉल था। तो ये तो खुद को एक्सप्रेस करेगा, ये तो खुद के लिए क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। तो प्रोटीन कैसा होगा, टॉल होगा। लेकिन ये क्या होगा, किसी भी तरह का प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, कहां पे, इसमें। तो क्या होगा, ये खुद को एक्सप्रेस कर रहा है लेकिन ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तो एज अ होल जब मेरे पास रिजल्ट आएगा इन द फॉर्म ऑफ ऑफस्प्रिंग, इन द फॉर्म ऑफ जो ऑफस्प्रिंग हमारे पास रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट कैसा होगा, टॉल होगा, है ना, क्योंकि इसने तो खुद को एक्सप्रेस किया। तो ये जो खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है, डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ, और जीन विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा क्लास में बहुत सारे बंदे रहते हैं ना, इसमें से कुछ बदमाश बंदा होता है, वो क्या करता है, किसी बच्चे पे ताकत ज्यादा दिखा के उसको डोमिनेट करता है। तो दैट इज व्हाट द डोमिनेट, खुद को एक्सप्रेस कर पाता है वो दूसरों के सामने, है ना। दिस इज व्हाट द डोमिनेट मीन्स। चलिए नेक्स्ट, रिसेसिव। रिसेसिव के बारे में कुछ तो बात है ही, मैंने बता दिया है। ये क्या हो गया, डिफेक्ट होने की वजह से खुद को एक्सप्रेस नहीं करता। दैट मीन्स दोज कैरेक्टर व्हिच कांट एक्सप्रेस इटसेल्फ इज नोन एज द रिसेसिव वन। ठीक है, चलो, तो हमने क्या देख लिया, डोमिनेंट देख लिया, रिसेसिव देख लिया, और लास्ट बच गया क्या, पनेट स्क्वायर। तो पनेट स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में डील करेंगे। ठीक है, तो पनेट स्क्वायर हमारे एक सेक्शन बच गया है, इससे मैं जब पढ़ाऊंगा मेंडल्स लॉ, या फिर मैं बात करूंगी इनहेरिटेंस ऑफ जीन के बारे में, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, तो मैं वहां पर डिस्कस कर दूंगा किसके बारे में, पनेट स्क्वायर के बारे में। ठीक है, चलिए, तो इस वाले टॉपिक में, इस लेक्चर में हमने क्या किया, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज था हमने क्या किया, सब कुछ कवर कर लिया। तो आप लोग बहुत अच्छे से इस सारे लेक्चर को आप अच्छे से कवर करोगे, और क्या करना है, सारी चीजों को अच्छे से समझोगे। ओके।